वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव उपाध्याय आपके लिए लाइट का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग गोली दर्पण यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कांतियों मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण कुछ का शेप देखिए इस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण एक बार मैंने पहले बताया था। उत्तल दर्पण के लिए ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में पॉलिश बाहरी सतह पर होगी, जो उभरी हुई सतह होगी, और उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की ओर होगी। अब एक एक दर्पण को डिटेल में यहां समझते हैं। देखिए, कोई भी दर्पण है वो खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, खोखले गोले का एक भाग है। ये गोला है, गोले को अगर काट दे, मान लो ये काट दिया, और बाहरी सतह पर अगर पॉलिश कर दी जाए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। इस गोले का जो केंद्र हो रहा होगा, मान लीजिए ये सेंटर है, इसको सी से डिनोट किया, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये जो दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होगा, दर्पण का मध्य बिंदु मान लो ये है, इसको P से डिनोट करेंगे। P मतलब पोल, पोल माने ध्रुव। C से P को अगर मिला दें तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। ध्यान रखने की सारी बातें। C वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले से बना है दर्पण, उस गोले का जो केंद्र रहा होगा वो उसे कहेंगे वक्रता केंद्र, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे कहेंगे हम लोग पोल यानी ध्रुव। पोल को सेंटर से मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगी। और देखते हैं इसमें गोल, ये सर्किल नहीं है, गोला है, तो गोले का जो ये वाला भाग है इसे कहेंगे हम लोग एपर्चर, मतलब द्वारक। इसको द्वारक बोला जाता है। ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये पूरा, इसे कहेंगे हम लोग द्वारक। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। उत्तल दर्पण में देखते हैं इसी को। इसका अगर केंद्र ये था तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये C। ये अगर मध्य बिंदु है P, तो इसको मिला दिया तो ये हो गया मुख्य अक्ष। और P है ध्रुव। तो तीन बातें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो मध्य बिंदु है। C क्या है? वक्रता केंद्र है, जिस गोले का ये भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, और P को C से मिला दे तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब आते हैं फोकस। दर्पण का फोकस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, फोकस क्या होता है इसको समझते हैं। दर्पण के फोकस की डेफिनेशन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष हमने बताया आपको क्या है? पोल से सेंटर को मिलाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये हमारी उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस कहलाता है। तो देखिए, जो इसमें दो पार्ट है, एक अथवा करके है, ये अथवा करके बात जो बात बोली गई है वो उत्तल दर्पण के लिए है, और अथवा के पहले वाली कहानी अवतल दर्पण के लिए। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए पहले देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये मुख्य अक्ष है। समांतर किरणें वो किरणें होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मान लीजिए ये किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर है। एक और किरण ले लेते हैं, नीचे भी ले सकते हो। तो ये दो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगी वो हमारी फोकस कहलाएगा। मान लीजिए इस बिंदु से होकर जाती तो ये बिंदु हमारा फोकस कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जिस टकराने के बाद जिस बिंदु से भी होकर जाएंगी, आप चाहे जितनी समांतर किरणें खींच दो, सारी किरणें इसी बिंदु से होकर जाएंगी।
बशर्ते कि ये मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। दूसरी यहां पर देखते हैं, यहां पर भी समांतर किरणें खींच रहे हैं, ये दो समांतर किरणें हैं मुख्य अक्ष के। यहां देखिए यहां पर परावर्तित हो जाएंगी, ये उत्तल दर्पण है, यहां परावर्तन होगा, तो चूंकि इधर पालिश हुई है तो किरणें इधर तो जा नहीं सकती, इसलिए परावर्तित हो जाएंगी। परावर्तित होने का मतलब इधर की ओर चली जाएंगी। मान लीजिए इधर चली गई, तो ये किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी वही हमारा बिंदु फोकस कहलाएगा। ये बिंदु यहां पर फोकस होगा, यहां पर ये बिंदु फोकस होगा। फिर से एक बात समझ लो, ये समांतर किरणें हैं, समांतर किरण दर्पण से परावर्तित हुई। अब तो परावर्तित बात है, ये इधर ही कह गई, इधर क्यों नहीं गई? तो एक बात यहां समझनी है, ये सेंटर है, जिस बिंदु से टकराई उसको अगर मिला दें तो ये अविलंब हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन क्या हो गई? अविलंब। तो ध्यान रखना है, सबको मालूम परावर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो कोण है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, उतना ही कोण परावर्तन कोण होगा। तो जितने कोण से जाएगी उतने कोण से वापस जिस बिंदु पर मिलती है वो फोकस। इसी तरीके यहां पर भी है, यहां पर अविलंब अगर खींचे तो ये अविलंब यहां से, कभी भी किसी बिंदु पर अविलंब खींचना है, सी से उसको मिला दो, तो सी से अगर इस बिंदु को मिला दे तो ये अविलंब बन गया। तो देखिए ये आपतन कोण है, यहाँ ये किरण अगर ये वाली मान ले, ये आपतन कोण, ये परावर्तन। तो जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस चली गई। इसमें भी यही काम होगा, यहां पर अगर खींचे तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण। तो इस तरीके से ये फोकस पर प्रतिबिंब बन गया, या जिस बिंदु पर बना वो फोकस कहलाया। अब यहां देखो ये वाला बिंदु वास्तव में जब किरणें मिल रही हैं तब ये बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है। यहां पर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, सी बिंदु से ये किरणें एफ बिंदु से ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये हमारा आभासी फोकस है, इसे बोलेंगे आभासी फोकस। इसे कहेंगे हम लोग वास्तविक फोकस। तो ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण में फोकस आभासी होता है। एक और बात यहां समझ लो, डायरेक्ट समझ लो, ज्यादा ये अवतल दर्पण है, जब भी किरणें इस पे पड़ेंगी तो ये ध्यान रखना है, अगर किरणें पड़ेंगी तो जो हमेशा जो है मुड़ जाएंगी, एक ही बिंदु की ओर मुड़ेंगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फैल जाती है। तो उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण की तरह कार्य करता है। यहां पर अवतल दर्पण अभिसारी की तरह कार्य करता है। अभिसारी मतलब सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलनी, देखो ये किरणें आके यहां मिल रही, तो यहां पर किरणें फैल जाएंगी। जब यहां किरणें फैल जाती है तो ये ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहां पर, अवतल दर्पण अभिसारी प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी है? अभिसारी। उत्तल दर्पण अपसारी प्रकृति, ये ध्यान रखना है सबको। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, और ये है डाइवर्जिंग। तो अवतल दर्पण कन्वर्जिंग होता है, उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग होता है। उत्तल दर्पण में जब किरणें पड़ती हैं तो फैल जाती हैं, अवतल दर्पण में किरणें एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना है। एक और बात यहां समझ लो, पोल से फोकस तक की दूरी जो होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और पोल से यहां पर भी फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ से। तो ध्यान रखना है पी एफ इक्वल टू एफ। ये स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध देखते हैं। तो ध्यान रखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F इक्वल टू आर अपान 2, इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या हो गई 20, फोकस दूरी 5 तो वक्रता त्रिज्या 10। इसी प्रकार अगर वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी 5 हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई फोकस दूरी। अब प्लस में होती है कि माइनस में है, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होंगे। ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा याद रखना है। और यही बात लेंस में भी फॉलो होगी, चाहे लेंस पढ़ोगे चाहे दर्पण पढ़ोगे, दोनों केस में तुम्हें ध्यान रखना है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक। और अवतल दर्पण के लिए मैंने बताया फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ध्यान रखना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो दोनों अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस। तो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात करो। तो एक छोटा सा सवाल है। तो देखिए क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है, कैपिटल आर तुम्हें दे दिया 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात ये बताया गया अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए मैंने लिखवाया है अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आर की वैल्यू नेगेटिव हो गई, आर की वैल्यू माइनस में है। फार्मूला लगा दीजिए एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो आर की वैल्यू -12/2, काट दो 6 आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, -6। अगर बोला जाएगा कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है तो बोलोगे -6। अगर बोला जाएगा अवतल दर्पण की कितनी है तो माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अवतल पहले ही बोल दिया। अवतल बोलने का मतलब ही है कि माइनस में है फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, 6। यह दर्पण की फोकस दूरी -6। देखिए एक बार फिर से सारी चीजें एक बार ढंग से समझ लीजिए। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण ये है, इसका ये पोल है, यार पोल मतलब यहाँ पर दर्पण का जो मध्य बिंदु है वही पोल कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे, ध्यान रखना है मुख्य अक्ष। एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, यहां हम लिख दे रहे हैं एफ इक्वल टू फोकस, सी वक्रता केंद्र, दोनों में एक ही, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें, दोनों में एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। पोल से सी तक की दूरी कैपिटल आर कहलाएगी। और हमेशा दूरी पोल से ही नापनी है, तुम्हें पोल पे खड़े हो जाना है, वहां से चलना शुरू कर देना है। तो पोल से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, पोल से सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर होता है फोकस दूरी, और कैपिटल आर हो गई वक्रता त्रिज्या। इसमें भी यही बात देखिए, ये हमारा पोल है, पोल से फोकस तक की दूरी यहाँ ये वाली दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ, और पोल से सी तक की दूरी कैपिटल। तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण में फोकस दूसरी साइड होता है और इसमें फोकस इस साइड होता है। ध्यान रखना फोकस इसमें पीछे होगा, इसमें इसी तरफ होगा। यहां पर एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या। अब ये देखते हैं कौन प्लस में लेना है कौन माइनस में लेना है, इसको भी समझते चलते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें ये मान के चलना है कि वस्तु लेफ्ट साइड में ही रखी है, ऐसा मान लेते हैं, हमेशा हर सवाल में यही होगा। तो हम लोग क्वाड्रेटिक सिस्टम को अपनाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी आप लोग ने, तो निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा ध्यान देना है। पोल को सेंटर मान लेंगे और ये जो लाइन है मुख्य अक्ष की उसको एक्स अक्ष मान लिया, ये एक्स अक्ष है, और एक वाई अक्ष खींच दिया हमने, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है।
अब ध्यान रखना है पोल के ये एक्स एक्सिस है, ये पूरी लाइन इधर की ओर प्लस एक्स, इधर की ओर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। तो प्लस एक्स दिशा में जाओगे तो सारी दूरियां प्लस लेनी है, प्लस में लेनी है। ऊपर जाना है, अगर कोई चीज ऊपर है तो भी प्लस में लेना है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो भी कुछ है वो माइनस, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी जो कुछ है वो माइनस। इसमें भी इसी प्रकार से ये अगर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो देखिए ये पोल के इधर अगर जाते हैं राइट साइड में तो सब कुछ प्लस, पोल के इधर लेफ्ट निगेटिव। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है पोल पे खड़े हो जाना है। पोल से राइट जाओगे प्लस, लेफ्ट जाओगे माइनस, ऊपर जाओगे प्लस, नीचे जाओगे माइनस। अब देखिए पोल से फोकस तक आए तो माइनस एक्स दिशा में आए, इधर की ओर आ रहे हैं। जब इधर की ओर आओगे तो फोकस हमेशा माइनस, तो इसलिए अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव लिखा है मैंने। P से C आए, PC क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव क्योंकि इधर आ रहे हैं। P से जो भी दूरी नापोगे इधर की ओर सब निगेटिव, इधर की ओर इसमें कुछ नहीं है फिलहाल। यहाँ देखते हैं राइट हैंड साइड में फोकस है और राइट हैंड साइड में ही वक्रता त्रिज्या नापेंगे, तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस प्लस में लेंगे और फोकस दूरी भी प्लस में लेंगे। तो इस प्रकार से तुम्हें ध्यान रखना है पोल के राइट साइड में सारी दूरियां प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। हाँ, अगर वस्तु रखी होती, देखते हैं यहाँ पर, मान लो ये वस्तु रखी मैंने, यहाँ इमेज बन गई, तो देखो वस्तु भी ऊपर की ओर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, प्लस वाई दिशा में है, और प्रतिबिंब भी हमारा प्लस वाई दिशा में है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई भी प्लस लेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस लेंगे। यहां देखते हैं अगर वस्तु हमने यहां रख दी, ये वस्तु है इतनी बड़ी, ये प्रतिबिंब है मान लो, तो यहां देखो वस्तु की ऊंचाई प्लस में लेंगे लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में लेंगे। तो ध्यान रखना है ऊपर की ओर प्लस लेंगे, नीचे माइनस, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। इस प्रकार से हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाना है आपको। घर में इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर लेके बैठे सभी लोग, और इसको बनाने की कोशिश करें। बनाओगे तो एक बार प्रैक्टिस में भी चीजें आ जाएंगी। रटने को तो हम चार्ट बनवा देंगे अभी, तो उससे तुम लोग याद कर लोगे, लेकिन इसको भी समझ लो कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ताकि तुम लोग अच्छी तरह सीख जाओगे। तो ये देखो ध्यान से, एक अवतल दर्पण हमने बन लिया है, अवतल दर्पण का फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अपने मन से आप फोकस की दूरी ले लीजिए, लगभग आइडिया ले लीजिए। आइडिया ऐसे ले लिया जाता है, मान लो ये हमने दर्पण लिया, तो अगर सोचो ये दर्पण इतना बड़ा होगा तो सेंटर इसका कहीं इधर कहीं होगा, तो ये आइडिया से हमने सेंटर ले लिया। ये पोल से सेंटर तक की दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर है, सपोज करो 4 है, तो 2 सेंटीमीटर पर फोकस ले लें। अगर 6 है तो 3 ले लेना, यानी फोकस सेंटर और पोल के ठीक बीच में आना चाहिए। यही काम इधर भी करना है तुम्हें। तुमने अगर एक जो सर्कल बनाया, मान लो पहले पेंसिल से बनाया, उसके बाद इतना बिगाड़ लेना, सेंटर देख लेना, और सेंटर और पोल के बीच ठीक मध्य बिंदु पर फोकस लगा देना है। तो ये घर में प्रैक्टिस में करनी है। देखिए पहला नियम देखिए क्या है, नियम याद रखने हैं। पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है तो फोकस से होके जाएगी परावर्तन के पश्चात। ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण मैंने ली और ये फोकस से होके चली गई, परावर्तन के पश्चात किससे जाएगी? फोकस से। तो रट लेना एकदम अच्छी तरीके से, ये फोकस से चली गई, ये पहले भी बता चुके। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, टक्कर के बाद किससे होके गई? फोकस से। यहां पर देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, यहां पर फोकस इस साइड है तो पार तो कर नहीं सकती, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। यहां से अगर इस रे को देखोगे तो ऐसा लगेगा ये रे इसी पॉइंट से आ रही है। तो फर्स्ट रूल ये है कि समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यहां पर अवतल दर्पण में, उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम इसी का उल्टा कर दें, अगर हम इसी का उल्टा कर दें, तो अगर उल्टा अगर कर दिया जाए तो देखिए क्या होता है। उल्टा कर दें तो इसका मतलब क्या है? अगर फोकस से होकर कोई रे होकर जाए, ये रे है फोकस से होकर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक उल्टी बात, समांतर किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से जो जाएगी वो परावर्तन के पश्चात
सब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये किरण किधर जा रही है, जैसे लगेगा कि ये सीधे फोकस पे पहुंचेगी, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश हुई है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दूसरा रूल है, ठीक उल्टे, पहले का ठीक उल्टा रूल है। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो ध्यान ये रखना है, तीसरा रूल भी बहुत इजी है। वक्रता केंद्र से कोई भी किरण अगर होके जाती है तो उसी रास्ते वापस आ जाएगी। अगर ये गई वक्रता केंद्र, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे चली जाए, अगर ऐसे गई तो उसी रास्ते, जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी। यहां पर भी इस रास्ते गई तो इसी रास्ते वापस। तो ये थर्ड रूल है। वापस उसी रास्ते क्यों आ जाएगी? क्योंकि तुम्हें बताया गया है जो वक्रता केंद्र से होकर किरण जाती है वो दर्पण पर लंबवत पड़ती है। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ेगी। तो ये 90 डिग्री पर अगर ये पड़ेगी तो अभिलंब तो यही अभिलंब है, इसी से होकर अगर किरण जाएगी तो आपतन कोण भी 0 हो गया और अपवर्तन कोण भी 0 हो जाए। हमने समतल दर्पण पढ़ाया था तो याद करो, ये किरण अगर आती है तो इसी रास्ते वापस चली जाए, क्योंकि यही अभिलंब है हमारा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण 0 है, परावर्तित किरण यही हो जाएगी। उसी तरह ये भी अगर सी से होकर जाएगी तो वापस सी से वापस हो जाएगी। उत्तल में देखो इसको, ये सी है, ये एफ है और सी की ओर जा रही किरण, ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र की ओर चली जा रही है। मान लो ये वक्रता केंद्र की ओर, ये बिल्कुल सी की ओर जाएगी, तो यहां से ये टक्कर होके वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो 3 रूल है, तीनों रूल फिर से सुन लो। समांतर किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाएगी, समांतर किरण होगी तो टक्कर के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से। फोकस से जो होकर जा रही है वो टक्कर के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी जो वक्रता केंद्र की ओर, या वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होती है, वो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये 3 रूल है प्रतिबिंब बनाने के, इसी से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। आज आप लोग को हमने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं, दर्पण के बारे में पूरी डिटेल है। अगर इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक चीजें अच्छी तरह आनी चाहिए। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, कौन कहाँ है, ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अगले टर्म से समस्या होगी। इसलिए आप लोग जो है बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, और अगला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए। ओके, धन्यवाद।